नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। हम कुछ बातें कर रहे थे। हमने जो कक्षा 10 का एनसीईआरटी का जो पहला अध्याय है उस पर हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। उत्पाद और अभिकारक के बाद हमने देखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक समीकरण के हमने प्रकार देखे थे कि रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद हमने बात की थी कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा उसी की ही आगे हम बढ़ाते हुए हम बात करेंगे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया की, कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम ही योगात्मक अभिक्रिया भी हम इसको कहते हैं। तो समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ने के लिए आप बताएं कितने पदार्थ की आवश्यकता होगी। जुड़ने के लिए कम से कम 2 पदार्थों की आवश्यकता होगी ही होगी। जैसे ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर की यदि हम बात करें तो ये इसका कैप हो गया, ये इसका अलग वाला पार्ट हो गया। इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एकल पदार्थ का, एकल मार्कर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल पदार्थ का, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो यदि हम इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होगा, कि एकल जो अभिकारक होंगे वो आपस में मिलेंगे और एकल उत्पाद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण की यदि हम बात करें, इसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है। इसका उदाहरण हो सकता है आपका जो परीक्षा में आने की जिसकी अक्सर संभावना भी रहती है, कि कौन कौन सी वो बातें होंगी। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे एक उदाहरण आपका हो सकता है कोयले का दहन। कोयला क्या होता है आपका, कार्बन होता है। कोयला क्या है, कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों आपके क्या हैं, अभिकारक हैं। दोनों ही आपके क्या हैं, अभिकारक हैं। और ये आपका क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ये बन गया आपका उत्पाद, प्रोडक्ट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण
कर दिया है। तो ये दोनों आपस में मिले और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करने, ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखें तो ये आपका सॉलिड होगा, ठोस अवस्था, ये गैस अवस्था, और ये आपका कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था होगी। तो कोयले का दहन आपसे अगर पूछा जाए तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं। एक होता है मैग्नीशियम, जो फीता होता है, मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का दहन भी आपका कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम होता है Mg प्लस में, ये ठोस अवस्था में, प्लस में ऑक्सीजन गैस अवस्था में, और जब इसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होती है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, अगर हम सल्फर के दहन की बात करें, सल्फर का दहन होगा तो सल्फर का दहन भी आपका कौन सी अभिक्रिया होगी, सल्फर का दहन भी आपका कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया ही होगी। इसको अगर हम यहां लिखना चाहें तो यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं सल्फर का दहन, सल्फर का दहन, सल्फर का दहन। अगर हम इसको यहां लिखें तो सल्फर आपका S होता है और ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है, ये भी आपका गैस है, और सल्फर S है, और क्या बन जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों ही अभिक्रियाएं आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है इनमें, इन तीनों ही अभिक्रियाओं में हम देख पा रहे हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल रहे हैं और मिलकर एकल उत्पाद का क्या हो रहा है, सभी में निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो कोयले का दहन है, ये V की घात 8 इंपॉर्टेंट है। वार्षिक परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोयले के दहन का किस प्रकार की अभिक्रिया है, या कोयले के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार की बातें आपको अक्सर वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकती हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूं इस संयोजन अभिक्रिया का ही। वैसे तो संयोजन अभिक्रियाओं में जो ये उदाहरण है, ये इससे ये चौथा जो चैप्टर हमारा कार्बन वाला, उससे थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि एक एथीन होती है। एथीन से जब हम उसको हाइड्रोजन से उसकी क्रिया करवाते हैं, जिसको हम एथीन का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, तो वहां भी क्या होगा, एथीन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और एकल पदार्थ एथेन का क्या हो जाएगा, निर्माण। वो समीकरण भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एथीन होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है इसलिए एथीन है। ये एल्कीन श्रेणी का एक सदस्य है। हम चौथे चैप्टर में भी इसकी बात करेंगे जब IUPAC नामकरण और कुछ अन्य बातें बताएंगे। तो ये एथीन है, ये है आपका एथीन, और इस एथीन की क्रिया या हमने उसका क्या करवा लिया, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब यही होता है, अगर किसी भी तत्व के साथ अगर कर्ण अंतिम रूप में जोड़ दिया जाए, कर्ण यदि लगा हुआ हो, जैसे हाइड्रोजनीकरण है, तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब हो गया कि उस पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो उस पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। और यदि क्लोरीनीकरण कर दिया जाए, यदि किसी पदार्थ की हम बात करते हैं कि भी उसका क्लोरीनीकरण हो गया, तो क्लोरीनीकरण का मतलब हो गया कि उसमें हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया है। तो करण का मतलब हम यहां सिंपल समझ सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन की, हम ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया का। और इसको हम लिख सकते हैं, ये एथीन का क्या है, हाइड्रोजनीकरण है। एथीन का हाइड्रोजनीकरण होता है। ये एथीन का क्या है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथीन होती है। इसमें हाइड्रोजन जब हमने जोड़ दिया, एक उत्प्रेरक होता है निकल उत्प्रेरक, उसकी उपस्थिति में जब हम इसको जोड़ देते हैं तो CH3
सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन का यहां क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये किसका निर्माण हो गया, एथेन का निर्माण हो गया। तो एथीन से एथेन का निर्माण होना या एथीन का हाइड्रोजनीकरण होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें भी ये और ये दोनों आपस में मिलकर एकल पदार्थ एथेन का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया भी हमारी संयोजन अभिक्रिया है। तो ये सारे उदाहरण किस अभिक्रिया के होंगे, संयोजन अभिक्रिया के होंगे। संयोजन का जो विपरीत अभिक्रिया होती है, ये बातें समझ में आ ही रही है, कोई दिक्कत है नहीं। एथीन का हाइड्रोजनीकरण हमने कोयले का दहन देखा, मैग्नीशियम फीते या मैग्नीशियम का दहन देखा, इधर फिर हमने सल्फर का दहन देखा था, और यहां हमने देखा है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। ये सारी ही बातें आपकी संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड है। एक और उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, जब हम बुझे हुए चूने का निर्माण करना चाहते हैं, हम बुझे हुए चूने का निर्माण यदि करें तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, हम वो भी बता सकते हैं कि बुझे चूने का निर्माण, बुझे चूने का निर्माण, बुझे चूने का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। बुझे हुए चूने का मतलब हो गया कि बिना बुझा हुआ चूना है और उसकी क्रिया हमें किसके साथ करवानी है, जल के साथ करवानी है। तो जब जल के साथ करवाएंगे तो बुझे हुए चूने का क्या हो जाएगा, वो चूना बुझ जाएगा। और यदि इसके समीकरण हम यदि लिखें तो CaO, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। इसकी क्रिया जब हम जल के साथ करवाएंगे, H2O के साथ करवाएंगे, इसकी क्रिया ये आपका क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, इसकी क्रिया जल के साथ करवाई तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो चूना बनेगा, यही चूना आपका बुझा हुआ चूना कहलाता है। यही चूना आपका कौन सा चूना है, बुझा हुआ चूना होता है। तो बुझा हुआ चूना इसमें भी देखें हम, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ हुई और किसका निर्माण हो गया, बुझे हुए चूने का निर्माण हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। यहां भी दो पदार्थ, दो अभिकारक आपस में मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया भी आपकी संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। तो ये इतने सारे उदाहरण हमने किस अभिक्रिया के देखे, संयोजन अभिक्रिया के। कोई इन दोनों तीनों में से कोई एक वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है तो उसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने कौन सी अभिक्रिया से संबंधित देखी, ये थी हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन की जो विपरीत अभिक्रिया होती है, संयोजन की जो विपरीत अभिक्रिया होती है उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन की विपरीत जो अभिक्रिया होगी उसको कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और इसी वियोजन जो अभिक्रिया है, इसी वियोजन का जो दूसरा नाम होगा उसको हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं और संयोजन के अलावा हम इसको कौन सी अभिक्रिया भी कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया कहें या अपघटन अभिक्रिया कहें, संयोजन अभिक्रिया कहें या इसको अपघटन अभिक्रिया कहें, एक ही बात है। तो अब संयोजन की बात हमने करी ली, अब किसकी बात करें हम, वियोजन अभिक्रिया की, कि वियोजन का मतलब क्या होता है, अपघटन का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन का मतलब क्या होगा, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, अपघटन का अर्थ होता है टूटना। अब आप बताएं कि टूट कितने पदार्थ सकते हैं, क्या ये दो पदार्थ हैं हमारे, ये दोनों पदार्थ टूट सकते हैं क्या, ये एक मार्कर है, ये इसकी कैप है, क्या ये आपस में टूट सकते हैं, आपस में ये टूट सकते हैं क्या, ये आपस में टूट नहीं सकते। तो क्या हो सकता है, ये दोनों तो जी आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों का जुड़ना तो कौन सी अभिक्रिया होगी, हम पीछे देख कर आए कि वो तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब हो गया, टूटने के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है, टूटने के लिए केवल एक ही पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे
ये मार्कर है, इस मार्कर को ये एक ही है, एकल ही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं, तीन भागों में भी तोड़ा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा डस्टर है, इस डस्टर भी ये भी क्या है, एक ही है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तोड़ने के लिए, टूटने के लिए कितने की आवश्यकता होती है, एक ही पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो यहां से बन जाएगी इसकी परिभाषा, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा यदि सुने तो क्या होगी वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया हमारी कहलाती है। तो वियोजन या अपघटन का मतलब क्या हो गया, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एकल अभिकर्मक या एकल पदार्थ, कुछ भी बोल सकते हैं, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में या दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा यदि हम यहां लिखें तो क्या लिखेंगे, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उत्पादों में अपघटित हो जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो एकल जो अभिकारक है वो कितने, दो या दो से अधिक उत्पादों में जब अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम एक उदाहरण को देख लेते हैं कि पहला उदाहरण क्या हो सकता है इसका, कि हमारे पास FeSO4 ये हमारा है फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट है। ये फेरस सल्फेट क्या होगा कि यहां उष्मा दी इसको, और उष्मा देने पर ये दो या दो से अधिक अभिकार को उत्पादों में टूट जाएगा। वो उत्पाद क्या बनेंगे, एक तो बनेगा आपका Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। FeSO4 फेरस सल्फेट है, किसमें टूट गया, ये आपका होता है फेरिक ऑक्साइड, ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड, किसमें टूट जाएगा, ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमारा ये जो फेरस सल्फेट था ये कितना था, एकल अभिकारक था। यही एकल अभिकारक क्या हो गया, दो या दो से अधिक उत्पादों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, अपघटित हो गया, टूट गया। ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब हम बातें करेंगे, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ कितने प्रकार से टूट सकता है, उस आधार पर हमने वियोजन अभिक्रियाओं को आगे क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ये वियोजन अभिक्रियाओं को हमने आगे बांट दिया है। कोई भी एकल जो पदार्थ होगा वो कैसे टूट सकता है, किस किस उपस्थिति में टूट सकता है, वो यदि हम बात करें तो ये जो आपका पदार्थ होगा वो उष्मा या ताप की उपस्थिति में टूट सकता है, विद्युत धारा
की उपस्थिति में टूट सकता है या फिर किसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी ये टूट सकता है। तो जिस आधार पर ये टूटेगा, कोई भी पदार्थ है, हो सकता है वो उष्मा या ताप की वजह से टूट जाए, हो सकता है विद्युत धारा के कारण टूट जाए, या वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाए। इसी आधार पर हमने अपघटन अभिक्रियाओं को 3 भागों में आगे क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। उष्मा या ताप अपघटन अभिक्रिया, एक हो सकती है आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया, और एक हो सकता है आपका प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यदि उष्मा या ताप की वजह से टूटता है कोई पदार्थ तो वो ताप अपघटन हो जाएगा, यदि विद्युत की वजह से टूट रहा है तो वो विद्युत अपघटन हो जाएगा, और यदि प्रकाश की वजह से टूट रहा है तो वो प्रकाश अपघटन हो जाएगा। तो जो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है उसको आगे 3 भागों में विभाजित किया है, और यही इन तीनों में से ही ये जो तीनों आपके प्रकार मैं आपको करवाऊंगा, इन तीनों प्रकारों में से कोई भी एक हमेशा वार्षिक परीक्षा में आता ही आता है, निश्चित रूप से आता है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ताप अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, प्रकाश अपघटन क्या होता है। तो ये जो अपघटन के प्रकार हैं ये थोड़े बड़े हैं, तो इनकी जो हम चर्चाएं हैं वो आगे आने वाले वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है उसके आधार पर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो बातें हैं, ये जो हमारी कंटेंट है ये हर बच्चे तक पहुंच पाए। जो बच्चे अभी छुट्टियां चल रही हैं उन छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा हम इन चीजों का अध्ययन करता रहें तो वो हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, हमारे लिए आगे सहायता प्रदान करेगा। तो इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो आगे की वीडियो हम कल देखेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि विद्युत अपघटन के क्या क्या प्रकार हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।